Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of complex analysis, now we are going to talk about complex integration. तो सबसे पहले curve in the complex plane. Let x and y be two continuous function of a real variable t with t greater than equal to a but less than equal to b. यानी x और y आपके पास दो रियल वैल्यूड फंक्शन हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं रियल वेरिएबल t पे, और t की डोमेन आपको गिवन है कि ये क्लोज्ड इंटरवल है a to b. इफ gt इज xt प्लस आयोटा yt. अब देखें चूँकि x और y दोनों जो हैं ये तो रियल थे, लेकिन जब x प्लस आयोटा y लिखेंगे तो आपको जो gt मिलेगा ये कम्प्लेक्स मिलेगा. इसका मतलब क्या कि gt जो है ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा, जबकि x और y दोनों जो हैं ये रियल वैल्यूड है. देन द पॉइंट gt विल ट्रेस द कर्व एज t वेरीज फ्रॉम a टू b. जैसे जैसे आप t को वेरी करते जाएंगे, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आपके पास a है, फाइनल पॉइंट b है, t को आप वेरी करते जाएंगे a टू b, तो gt की आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. उन gt की वैल्यूज़ पे उन तमाम पॉइंट्स को जब आप ट्रेस करेंगे तो आपको एक कर्व मिलेगी. ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट चूँकि a है तो जो उस कर्व का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो za होगा. इसी तरह से फाइनल पॉइंट b है उस डोमेन का, इंटरवल का, तो फिर कर्व का जो फाइनल या टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा उसको आप zb से जो है वो डिनोट करेंगे. तो जो कर्व आपको मिलेगी उस कर्व की इक्वेशन जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में, उसको हम इस तरह से लिखेंगे c सच डैट gt इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी विद t ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b. इस कर्व को अगर हम ड्रा करें तो हम कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं. ये आपके पास वो इंटरवल है, इस पॉइंट को हम a कह लेते हैं और ये पॉइंट है b. ठीक है, ये t है आपका, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b है. अब कर्व यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं. ये इसमें पॉइंट होगा ZA. इसी तरह से ये पॉइंट जो फाइनल पॉइंट है इसका ये होगा ZB. और इसकी डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव जो है इंक्रीजिंग t की साइड पे होगी, क्योंकि t यहाँ से a से b की साइड पे इंक्रीज हो रहा है, तो इस कर्व की जो डायरेक्शन है वो फिर इस तरह से होगी. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लोज्ड कर्व. अ कर्व gt इक्वल टू एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, ये हम पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं. इज सेड टू बी क्लोज्ड. इस कर्व को हम क्लोज्ड तब कहेंगे जब इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो हैं वो सेम होंगे. ऐसी कर्व जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो उससे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व. जैसा कि ये कर्व क्लोज्ड, इसे हम कह सकते हैं इसे हम क्लोज्ड कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से स्टार्ट करें तो एंड भी इधर ही हो रहा है, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उधर ही एंड हो रहा है. इसी तरह से ये है, इसको आप क्लोज्ड कह सकते हैं. या इस तरह से ये तमाम कर्व जो हैं ये क्लोज्ड कर्व है. सिंपल कर्व. A curve is said to be simple if
इट डज नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट द पॉइंट ए एंड बी। यानी कोई भी कर्व जो है वो सिंपल कर्व कहलाएगी अगर वो ना तो क्रॉस करे और ना इंटरसेक्ट करे सिवाय ए और बी के फाइनल और इनिशियल पॉइंट जो है इनके सिवा किसी भी पॉइंट पे ये एक दूसरे को जो कर्व है वो क्रॉस ना करे। मसलन अगर आप इस तरह से कोई कर्व ड्रा करें तो ये सिंपल नहीं है। इस तरह से अगर आप कोई कर्व ड्रा करते हैं ये सिंपल नहीं है, लेकिन अगर ये आप ड्रा करें तो इसको आप सिंपल कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस टाइप को फिगर हो तो उसको आप सिंपल कह सकते हैं, लेकिन ये पहली दो जो हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं इनको आप सिंपल कर्व नहीं कह सकते। मतलब ये कि जब t की दो डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो z की भी आपको दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही होनी चाहिए उस वक्त। ठीक है, जब भी t की दो डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो z की आपको क्या मिलेंगी, दो डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। मसलन यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे t की दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो z चूँकि आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इस पॉइंट पे कम्प्लेक्स नंबर जो है और इस पॉइंट पे जो कम्प्लेक्स नंबर है ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर होंगे। तो जब भी t डिफरेंट होगा तो z भी आपका डिफरेंट हो तो उस कर्व को, उस क्लोज्ड कर्व को आप सिंपल कर्व कह सकते हैं। क्लोज्ड भी हो और t की दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे z की जो है वैल्यूज़ सेम ना आ रही हों, z की वैल्यूज़ भी डिफरेंट हो। जैसे ये हमने लिखा है कि इफ़ t1 लेस नॉट इक्वल टू t2 देन zt1 नॉट इक्वल टू zt2। ओके, piecewise continuous curve, a curve zt equal xt plus iota yt with t greater than or equal to a but less than or equal to b. zt is a piecewise continuous if it consists of finite number of continuous arc over the interval ab. अगर zt जो है ये piecewise continuous कर्व है लेकिन ये कंसिस्ट कर रहा है किस पे, फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस आर्क पे। ठीक है, ओवर द इंटरवल ए बी। जैसा कि ये आपके पास एक इंटरवल हो, इसको आप ए कह सकते हैं और ये आपके पास आ गया बी। ठीक है, ये ए है। अब इस पे आप कंटिन्यूस आर्क ले लें, फाइनाइट नंबर। एक ये हमने आर्क ले ली, एक ये मैं आर्क ले रहा हूँ, ये आर्क है, ये आर्क है। इस तरह से अगर आप आर्क ले लें तो इसको हम कह सकते हैं, ये देखें ये भी कंटिन्यूस है, इसमें कहीं पे गैप नहीं आ रहा। सिर्फ इस कर्व की अगर आप बात करें, इस कर्व की बात करें तो इसमें भी कहीं गैप नहीं आ रहा। ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आपको कर्व मिल रही है zt, उस zt को हम कह सकते हैं कि ये पीस वाइज कंटिन्यूस कर्व है। ठीक है, ये वैसे zt को डिनोट कर रही है, लेकिन zt कंसिस्ट कर रहा है, यहाँ पे आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूस कर्व हैं, 4 कंटिन्यूस कर्व हैं। तो फिर हम zt को कह सकते हैं कि zt जो है ये पीस वाइज कंटिन्यूस कर्व है। इसके बाद है continuous differentiable curve. The curve zt is such that dz by dt exists and is continuous in AB. यानी आपके पास एक कर्व हो zt जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस भी हो किसी क्लोज्ड इंटरवल AB पे, देन वी से डेट, फिर हम कह सकते हैं कि zt जो है वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल कर्व है AB पे। इसके बाद स्मूथ कर्व, a curve zt is said to be smooth if zt is continuously differentiable curve and the derivative zt not equal to 0। यानी zt का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नॉन ज़ीरो आए, zt जो है वो डिफरेंशिएबल भी हो और
उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस भी हो। कोई भी कर्व जिसके बारे में कहा जाए कि वो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वो डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो उसको आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल। तो स्मूथ कर्व ऐसी कर्व को हम कहेंगे जो कि कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल भी हो और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है पूरे इंटरवल पे नॉन ज़ीरो रहे, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये स्मूथ कर्व है। जैसा कि ये आपके पास एक इंटरवल है, और इसमें हम स्मूथ कर्व को अगर ड्रा करें तो इस तरह से ड्रा की जा सकती है। इसमें देखें मसलन इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इसकी स्लोप जो है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह से इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इसकी स्लोप जो है वो एग्जिस्ट करती है, यानी कोई भी ऐसा पॉइंट इस कर्व में मौजूद नहीं है जहाँ पे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ जाए। हर पॉइंट पे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो फिर ये ऐसी कर्व को हम कहते हैं कि ये स्मूथ कर्व है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है क्लोज्ड कंटूर की। क्लोज्ड कंटूर वो जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों सेम हों। इंटरवल का जो इनिशियल पॉइंट है और इंटरवल का फाइनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे जो z की वैल्यू है वो आपको सेम मिले, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड कंटूर है। जैसा कि हम इंटीग्रेशन के बारे जानते हैं, अभी हमने देखना है कि लाइन इंटेग्रल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। उससे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं कि इंटीग्रेशन जो होती है वो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मसलन अगर आपके पास इस टाइप की कोई फिगर हो, इसको आप रेक्टेंगल कहते हैं, इसका एरिया फाइंड करना तो आपको पता है, इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसी तरह से अगर आपके पास ये सर्कल हो, इसका एरिया फाइंड करना हो तो आपको पता है पाई आर स्क्वायर जो है वो आप फार्मूला लगाएंगे आपको इसका एरिया मिल जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप की कोई फिगर हो, इसके लिए आपके पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको हम इनफाइनाइट इंटरवल में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, हमें ये जो हमने ये इनफाइनाइट रेक्टेंगल बनाई होंगी, इनकी लेंथ और विड्थ इनको मल्टीप्लाई करेंगे और तमाम जो आपके पास रेक्टेंगल्स होंगी उन तमाम के एरियाज़ का सम कर लेंगे, तो वो आपको इसके इंटेग्रल के इक्वल ही मिलेगा, तो आपको एरिया अंडर द कर्व जो है वो मालूम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये आपने इंटेग्रल ड्रा किया ना, ये होता है एरिया अंडर द कर्व। कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन जो एरिया उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, डेफिनाइट इंटेग्रल का यूज़ करते हैं। इसी तरह से लाइन इंटेग्रल में जो आप इंटेग्रल फाइंड करते हैं वो आपने फाइंड करना था अलोंग द कर्व, अलोंग द पाथ, किसी पाथ के अलोंग आपने इंटेग्रल फाइंड करना था। ये आप करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन वो आप करेंगे अलोंग द पाथ, और उस पाथ को हम सी कहेंगे। मसलन लेट सी बी अ स्मूथ कर्व। आपके पास जो पाथ है जिसके अलोंग आपने इंटेग्रल फाइंड करना है वो कोई स्मूथ कर्व होगी। और स्मूथ कर्व के बारे हम देख चुके हैं कि स्मूथ कर्व एक ऐसी कर्व होती है जो कि जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी होता है और डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ज़ीरो भी नहीं होता। स्मूथ कर्व इन complex plane C and let f of z be continuous function defined at each point of C. C आपके पास कोई स्मूथ कर्व है और f of z एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो इस C के तमाम पॉइंट्स पे डिफाइंड है। ये हमने वो स्मूथ कर्व जो है वो लिख ली। अब हम क्या करते हैं, पार्टीशन द इंटरवल। ये जो इंटरवल था, इस इंटरवल पे C डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस इंटरवल
ए बी को क्या करते हैं, सब इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। मसलन ए को हम टी नॉट और फिर हम T1 T2 T3 अप टू सो ऑन बी एन तक, और बी जो है बी को हम TN कह लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पार्टीशन वी हैव द पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स के बदले ये जो आपको T0 T1 T2 अप टू TN मिले हुए हैं, इनके बदले जब आप इनको इस कर्व में, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको z की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलेंगी। जब आप T0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको आप z T0 कह लें। T1 सब्स्टिट्यूट करने से जो मिलेगी उसको आप z T1 कह लें। इसी तरह से Tn सब्स्टिट्यूट करने से जो वैल्यू मिलेगी उसको आप z Tn कह लें या Zn। ये Z0 Z1 Z2 अप टू Zn ऑन कर्व C, ठीक है। इन बिटवीन दीज पॉइंट्स, इन तमाम पॉइंट्स के बिटवीन ये जो Z0 Z1 Z2 एंड Zn आपको मिल रहे हैं, इनके बिटवीन आप ये पॉइंट लेंगे Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन अप टू Zn ऑन द कर्व। और Zi जो है ये लाइज करेगा बिटवीन Zi-1 एंड Zi के। मसलन Z1 जो है वो किसके बिटवीन लाई करेगा, Z0 और Z1 के बिटवीन। Z2 किसके, Z2 जो है ये किसके बिटवीन करेगा, ये करेगा Z1 और Z2 के बिटवीन, ठीक है। इसी तरह से जो Zi होगा वो Zi-1 और Zi के बिटवीन लाई करेगा। फिर उसी तरह से आप क्या करेंगे, ये जैसे हम इसमें रेक्टेंगल बनाते हैं और इन तमाम रेक्टेंगल्स के जो एरियाज़ हैं उनका सम करते हैं तो आपको टोटल एरिया मिल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे भी सम करेंगे। ये आपके पास वो सब इंटरवल होंगे, यानी लेंथ ऑफ द इंटरवल। जैसे यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपका ए हो और अगला पॉइंट आपका यानी T0 और T1 हो, तो उन दोनों का जो दरमियानी फासला है लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। इसी तरह से यहाँ लेंथ ऑफ द सब इंटरवल जो है वो उसको आप डेल्टा Zi से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो लेंथ ऑफ द इंटरवल मल्टीप्लाई f ऑफ जीटा i। यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ भी हमारे पास लेंथ ऑफ द इंटरवल मल्टीप्लाई, यानी एक अगर आप रेक्टेंगल को कंसीडर करें तो एक रेक्टेंगल में ये ब्रेड्थ है इसकी, ठीक है, जिसको आप लेंथ ऑफ द इंटरवल कह सकते हैं, और इसकी जो हाइट है ये फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई लेंथ, या इसको अगर आपने ब्रेड्थ कहा हुआ है तो ब्रेड्थ ऑफ द इंटरवल, एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। इसी तरह से अगली का, फिर अगली का, फिर अगली का, उन तमाम का सम। तो यहाँ भी देख लें हमने यही लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द इंटरवल मल्टीप्लाई फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, और उन तमाम के प्रोडक्ट का क्या किया हमने, सम किया। और अगर इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे तो फिर हम कहते हैं कि जैसे इसमें हम कहते हैं कि जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती है तो हम कहते हैं कि आपको इसका इंटेग्रल मिल रहा है और वो इंटेग्रल ये है। इसी तरह से यहाँ हम कहेंगे कि इंटेग्रल c f of z dz and is known as line integral of f of z along the path c in complex plane। यहाँ अगर आप उसको डिनोट करें तो आप इंटरवल से करते हैं, आप ऐसे लिखते हैं, ये इंटेग्रल a to b f of x dx, ठीक है, ये होता है along the x एक्सिस। इसी तरह से इसमें जो है ये चूंकि आपने along the कर्व फाइंड किया हुआ है तो फिर ये वो कर्व हमने वो स्मूथ कर्व लिखी, ये इंटेग्रल का साइन, ये स्मूथ कर्व, और ये फंक्शन जो हमने कंसिडर किया था f of z dz, तो इसको हम कहेंगे कि ये लाइन इंटेग्रल है, ठीक है। और अगर कर्व आपकी क्लोज्ड हो तो फिर उसी लाइन इंटेग्रल को हम इस तरह से डिनोट करेंगे, ये जो सर्कल है ये क्लोज्ड कंटूर को यानी क्लोज्ड कर्व को डिनोट कर रहा है। तो इसकी आगे जाके हम एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। अब इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे इंटेग्रल के लिए, डेफिनेट इंटेग्रल के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी तरह से इसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लेट एफ ऑफ जी बी कंटिन्यूस ऑन अ पीस वाइज स्मूथ कर्व सी।
आपके पास एक स्मूथ कर्व सी है और एफ ऑफ जी जो है ये इस पूरी स्मूथ कर्व पे जो है वो कंटिन्यूस है। तो फिर इसके जब अलोंग आप इंटेग्रल फाइंड करें, तो जैसे आप डेफिनाइट इंटेग्रल में आप अपने इंटेग्रल की लोअर और अपर लिमिट जो है चेंज करें, ये आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं अलोंग ए टू बी। अगर आप इसको कर लेते हैं अलोंग बी टू ए, तो क्या करना पड़ता है, आपको बाहर नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ भी है कि जब आप सी के अलोंग फाइंड करेंगे और आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज करने को हमने सी बार से डिनोट किया हो, तो क्या करना पड़ेगा, फिर नेगेटिव का साइन जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। यानी पहले आप जो लाइन इंटेग्रल फाइंड कर रहे हैं वो इन्वर्स डायरेक्शन के अलोंग कर रहे हैं, जिसको हमने सी बार से डिनोट किया हुआ है। तो जब हम सही डायरेक्शन के अलोंग करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ हमने लगाया हुआ है। ठीक है, वेयर सी बार डिनोट द कर्व सी ट्रावर्स्ड इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी जो सी की डायरेक्शन है उसको आप रिवर्स कर दें तो किसकी डायरेक्शन बन जाएगी, सी बार की। इसको अगर हम ड्रा करके देखें तो मसलन ये आपके पास एक कर्व है और ये डायरेक्शन है सी की। अगर इसी डायरेक्शन को आप रिवर्स कर दें ऐसे, तो ये डायरेक्शन बन जाएगी सी बार की। तो जब आप सी बार के अलोंग जो है वो चेक कर रहे हैं इंटेग्रल, तो जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो सी के अलोंग जब आप इंटेग्रल चेक करेंगे उसके नेगेटिव के इक्वल आएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये कह रही है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी बी कंटिन्यूस ऑन अ स्मूथ कर्व सी। एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी जो है ये कंटिन्यूस हैं स्मूथ कर्व सी पे। तो फिर अल्फ़ा एफ ऑफ जी प्लस बीटा जी ऑफ जी डी जी जो है, अगर इस तरह से आपके पास दो फंक्शन विद स्केलर मल्टीपल जो हों, तो आप क्या कर सकते हैं, उनके इंटेग्रल जो है इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। ये भी डेफिनाइट इंटेग्रल की ही प्रॉपर्टी है। इसी तरह से अगर आपके पास इंटेग्रल इस तरह से शो हो कि इंटेग्रल जो आप फाइंड कर रहे हैं वो अलोंग C1 प्लस C2 दो स्मूथ कर्व के सम के जो है इक्वल है, उसके अलोंग आप फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब दोनों के अलोंग अलग अलग इंटेग्रल फाइंड कर लें और दोनों का जो इंटेग्रल आए उसका आप सम ले लें, तो ओवरऑल इसका जो है वो इंटेग्रल बन जाएगा दोनों कर्व के अलोंग। मसलन इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपके पास मसलन इस तरह से एक कर्व हो, ये ठीक है, ये C1 और ये C2, आपको इंटेग्रल फाइंड करना पड़ रहा है इन दोनों के अलोंग इकट्ठा। तो इन दोनों के अलोंग इकट्ठा करने के बजाय आप क्या करें, पहले इंटेग्रल आप फाइंड कर लें अलोंग C1 प्लस फिर आप कर लें अलोंग C2, यानी दोनों कर्व के अलोंग अलग अलग कर लें और फिर दोनों का सम ले लें, तो आपको जो इंटेग्रल मिलेगा वो ओवरऑल पूरी कर्व के अलोंग मिल जाएगा। इस तरह की एग्जांपल भी हम एक कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, इसी को एक्सटेंड किया हुआ है nth टाइम। एक प्रॉपर्टी है कि इफ C इज अ कंटिन्यूस कर्व एंड f ऑफ z इज डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ C। f ऑफ z जो है वो C के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है, डिफाइंड भी है, यानी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो फिर क्या किया जाए, आप इसका जब इंटेग्रल इस कर्व के अलोंग फाइंड करेंगे लाइन इंटेग्रल, उस लाइन इंटेग्रल का जो मॉड है वो लेस देन और इक्वल टू ml होगा, जबकि m यहाँ पे क्या है, m यहाँ पे फंक्शन का मॉड है और l यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंटूर c है। इसके बारे भी हम एक एग्जांपल जो है वो कंसीडर करेंगे। अब देखें ज़रा एग्जांपल में कह रहा है फंक्शन उसने दिया है z प्लस 2/z, z प्लस 2/z। तो ये लाइन इंटेग्रल हमने फाइंड करना है अलोंग दिस स्मूथ कर्व C, जबकि C क्या है, C जो है इज़ अ सेमी सर्कल है, z इक्वल टू e की पावर एओटा t
और टी जो है उसकी डोमेन है 0 to पाई। इसको अगर हम ड्रा करें तो इस तरह से ये सर्कल आपका बनेगा। ये क्योंकि सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल हमने ड्रा कर लिया। अब इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है, तो इसको हम ये 2 लिख लेते हैं, ये चूँकि इसका रेडियस है। और इसको जब हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये जनाब 0 और ये पाई, तो ये इसके लिए फिगर बनेगी। अब देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपके पास स्मूथ कर्व सी होगी जिसके अलावा आपने फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है, उसको आप पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लें तो बेहतर है। अगर पहले से उसने दी हुई है तो फिर आप उसी पैरामीट्रिक फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है कि z इक्वल ई की पावर आयोटा टी मल्टीप्लाई 2, ये उसने पैरामीट्रिक फॉर्म हमें दी हुई है। हमें करना क्या है, z हमें गिवन है पैरामीट्रिक फॉर्म में 2 ई की पावर आयोटा टी, यहाँ भी हम वही लगा लेंगे। डी हमें चाहिए तो डी हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डी हमें मिल जाएगा 2 आयोटा ई की पावर आयोटा टी डी टी। ठीक है, ये हमने लिखा। सी जो है ये आपके पास सेमी सर्कल है जो कि ये गिवन था क्वेश्चन में, इसकी डोमेन ये थी। और डी जो है वो हमने डिफरेंशिएट कर लिया जी को, तो हमें 2 आयोटा ई की पावर आयोटा टी डी टी मिल गया। अब हमें सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करनी है। इंटेग्रल, ये हमने क्वेश्चन लिखा। अब इसमें सी जो है इसकी लिमिट हमें मिल चुकी है, इसकी डोमेन जो है वो 0 to पाई है, ये 0 to पाई लिख ली। और z प्लस 2 बाई जी को हमने 2 ई की पावर आयोटा टी से रिप्लेस किया, उसमें 2 को ऐड किया और 2 ई की पावर आयोटा टी से डिवाइड किया। या ये देखें, हम यहाँ सीधा सीधा जो है वो z प्लस 2 को z पे डिवाइड कर लेते हैं तो 1 प्लस 2 बाई जी मिल रहा है हमें। और डी जो है इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब 1 प्लस 2 बाई जी जो है 2 ई की पावर आयोटा टी, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 ई की पावर आयोटा टी डी टी रह जाएगा। तो इसको हम, जैसे हमने पीछे प्रॉपर्टी नंबर 2 में देखा कि हम दोनों के इंटीग्रल जो हैं वो अलग अलग कर सकते हैं, तो इन दोनों के इंटीग्रल हमने अलग अलग किए। तो एक इंटीग्रल हमें मिला 0 to पाई 2 आयोटा ई की पावर आयोटा टी डी टी, और दूसरा जो है वो ये 2 से कैंसिल होगा, ई की पावर आयोटा टी, ई की पावर आयोटा टी कैंसिल होगा, 2 आयोटा रह गया। अब सिर्फ हमने इनको डेफिनेट इंटीग्रल की तरह इंटीग्रेट ही करना है। तो इसकी इंटीग्रेशन आपको मिलेगी ई की पावर आयोटा टी बाई आयोटा, और इसकी इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगी टी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट 0 लगाएंगे। इनको आप जब इंटीग्रेट हमने कर लिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई की, मसलन इस फर्स्ट में की पहले ई की पावर आयोटा टी, ई की पावर आयोटा पाई बाई आयोटा माइनस ई की पावर आयोटा 0 बाई आयोटा प्लस 2 आयोटा, यहाँ भी पाई माइनस 0। अब ई की पावर आयोटा पाई, ये तो आपके पास आलर फंक्शन है, जिसको हम काज पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख सकते हैं, तो ये लिखा। इसको हम लिख सकते हैं काज 0 माइनस आयोटा साइन 0, माइनस जो है वो इस माइनस की वजह से अप्लाई की, ओवर आयोटा प्लस ये रह गया 2 पाई आयोटा। अब यहाँ पे काज पाई जो है -1 होता है, साइन पाई 0, ये काज 0 1 और ये भी 0, -1 और -1 ये बन जाएगा -2, -2 बाई आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो -2 मल्टीप्लाई 2 -4 प्लस 2 पाई आयोटा। ये आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल मिल जाएगा अलोंग दिस स्मूथ कर्व, यानी -4 प्लस 2 पाई आयोटा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।